मैं पढ़ाने लग जाऊं और बोर्ड तुम्हें दिखाई ना दे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात सुन के तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, करता नहीं है तो इनवर्स बन कैसे गया। तो जिसने कर रखा है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जिसने नहीं कर रखा उसको नहीं होगा। देखो, मुझे पहली बात तो ये बताओ कि 11 क्लास में हमने फंक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें हमने एक बात कही थी कि जो फंक्शन है ना उसका 1 और ऑन टू होना बहुत जरूरी है, तभी वो क्या हो सकता है, इन्वर्टिबल हो सकता है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता नहीं है, और जब होता नहीं है तो इट मीन ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सम रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। कुछ चीजें हम ऐसी डालते हैं, मतलब कुछ कंडीशन उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो फंक्शन बन जाता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ऐसे समझ आएगा। तुम लोगों ने साइन वेव देखी है कि नहीं देखी? देखी है ना? अब एक चीज देखो, ये साइन वेव है, तो ये वाला जो पॉइंट है और यहाँ जो पॉइंट है, ये कहाँ से आया? ये कोई x1 से आया होगा, आउटपुट मिली ना तुम लोगों को x1 से। और यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा, कोई x2 होगा। क्या होगा? x2 होगा। तो इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब उधर अगर 1-1 ही कंडीशन हो ना, ओनली कि इधर से भी 1-1 होना चाहिए और उधर से भी 1-1 होना चाहिए। लेकिन तुम एक चीज देखो कि x1 एक डिफरेंट नंबर था, x2 भी डिफरेंट नंबर था, लेकिन इन दोनों के लिए आउटपुट जो है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई y1। तो अगर तुम इनवर्स डिफाइन करने की कोशिश करोगे, जैसे रिलेशन में इनवर्स डिफाइन करते थे, मान लो कोई रिलेशन है a से b, तो अगर मुझे इसका इनवर्स डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइंड होगा? b से a ही होगा। तो फंक्शन की क्या कंडीशन होती है? फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि जो उसकी डोमेन होती है उसके एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये डोमेन है ट्रिग्नोमेट्री की, और ये क्या आ रही है, रेंज आ रही है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो डोमेन का एलिमेंट ये बन जाएगा, और जैसे ये बन जाएगा तो डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज होगी। क्या ये पॉसिबल है फंक्शन में? नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर बन कैसे गया? तो इसका आंसर है कि बनाने वाले ने क्या करा, कुछ कंडीशन रख दी इसके ऊपर। कंडीशन क्या रखी? उसने कहा ग्राफ को काट लो। ग्राफ को काट कैसे लो? जैसे ये ग्राफ है, अब ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ओरिजिन से पास होगा और ऐसे ऐसे चलेगा, राइट और रॉन्ग। तो बनाने वाले ने क्या करा, इस ग्राफ को काट दिया, यहां से लेके यहां तक काट दिया। कहता बाकी को भूल जाओ, बाकी पे ध्यान ही नहीं देना तुम लोगों को, सिर्फ इतना ले लिया ग्राफ। अब मुझे बताओ, क्या अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी कि ये फंक्शन ना बने? देखो, ए वर्टिकल लाइन टेस्ट किस काम आता है? फंक्शन चेक करने के लिए। तो अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास सिर्फ एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रही है, तो इनवर्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यानी एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट मिल रही है, सेम भी नहीं मिल रही। तो मैं अगर इसको डोमेन बनाऊं, इसको रेंज बनाऊं, तो भी कोई इशू नहीं है, ये वाला फंक्शन की तरह काम कर जाएगा। तो इसीलिए जब मैं बात करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसके अंदर जो डोमेन होगी ना, उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डाली होगी पूरे आर के ऊपर। यहाँ पे जो डोमेन थी वो पूरा का पूरा आर थी, लेकिन इनवर्स बनाते टाइम हम उस डोमेन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे, तब जाके आपका इनवर्स फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो चलो अब करते हैं स्टार्ट। तो मैं इतना मैंने समझाया कि वैसे ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर कुछ कंडीशन डाल दी जाए तो कर सकता है। इज दैट ओके? अब देखते हैं कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। कहता है कि वी नो दैट, हम अच्छे से जानते हैं कि इफ ए फंक्शन इज 1-1, अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू है, देन इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, तभी वो इन्वर्टिबल हो सकता है। यानी डोमेन की भी इमेज होनी चाहिए
और कोडोमेन की भी एवरी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये कहानी होगी तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का मीनिंग ये है कि उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो भाई उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमने मान लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है x से y सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू आउटपुट y, और ये y कहां से, कोडोमेन में से। 1 1 है और ऑन टू दोनों है। देन वी डिफाइंड ए यूनिक फंक्शन, तो हम एक यूनिक फंक्शन डिफाइन करेंगे g, जो कि आपका y से x होगा, वापिस उल्टा। पहले फंक्शन जो था वो x से y था, फिर मैंने एक g डिफाइन किया कहां से, y से x, सच दैट gy इज इक्वल टू x, वापिस आ रहे हैं, यहाँ का कोई एलिमेंट y है, gy इज इक्वल टू x, ये इनपुट है और ये यहाँ पे आउटपुट थी। वेयर x जो है वो पहले एलिमेंट में और y जो है वो दूसरे एलिमेंट में है। देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। f के इनवर्स को f के ऊपर छोटा सा माइनस लगा देंगे तो वो f ऑफ इनवर्स कहलाएगा। और f ऑफ इनवर्स डिफाइन कहां से होगा, y से लेके x तक। देखो ध्यान से देखना इस बात को, f जो था वो x से y था, तो यहाँ पे x डोमेन का काम कर रही थी और y किसका काम कर रही थी, कोडोमेन का। लेकिन जब इनवर्स किया तो कोडोमेन बन गई डोमेन और डोमेन क्या बन गई, कोडोमेन। तो फंक्शन के लिए वही डेफिनेशन है कि जो प्रॉपर्टी यहां पे बोल रहे थे, फंक्शन कब बनता है, जब एवरी एलिमेंट की इमेज हो और ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज हो। कब बनता है फंक्शन, यूनिक इमेज होनी चाहिए और एवरी एलिमेंट हैज इमेज, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। अच्छा, 1 1 का क्या मीनिंग होता है, 1 का मीनिंग होता है एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, ऐसे तो 1 1 बोलते हैं। ऑन टू का क्या मीनिंग होता है, ऑन टू का मीनिंग होता है एक्चुअली में आप ऐसे समझ लो कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो गई। रेंज क्या होती है, रेंज सिर्फ इमेज एलिमेंट होते हैं और कोडोमेन जो होता है वो पूरा का पूरा, ये वाला बी वाला सेट पूरा का पूरा होता है। मान लो एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब इस पे कोई आ ही नहीं रहा, तो ये कोडोमेन के अंदर आता है। ऑन टू का मीनिंग है कि इसकी भी वापस इमेज होनी चाहिए, मतलब बी का भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज इधर ना मिले आप लोगों को, ठीक है। क्लियरली जो डोमेन है इनवर्स की वो रेंज थी किसकी, एफ की, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो है वो डोमेन बन गई, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दोनों इंटरचेंज हो जाती है। बिफोर वी स्टडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन we have to know the domain and range of trigonometry function which are shown below। अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। कहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज और डोमेन जो है वो तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो फिर कहानी गड़बड़ है, फिर आप इनवर्स नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले हम वही समझ लेते हैं। सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है यहाँ तुम तीनों में से कि साइन की इनपुट क्या होती है, यानी डोमेन क्या होती है। तो एक बार ग्राफ की तरफ देख लेना, ऐसे चलता है, ऐसे चलता जाता है और इधर भी ऐसे चलता जाएगा। तो आप इधर इनपुट जो है वो पूरा का पूरा आर रख रहे हो, तो पूरा का पूरा आर क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन हो गया। लेकिन अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो रेंज क्या होती है ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री की, वो होती है -1 से 1। सेम फॉर कॉस होता है, लेकिन कॉस यहां से निकलता है, ऐसे चलता वो भी ऐसे ही है और इधर ऐसे करके। तो पूरा का पूरा आर जो है वो इनपुट है और हाईएस्ट वैल्यू 1 और लोवेस्ट वैल्यू -1। तो ये क्या है, रेंज है। इज दैट क्लियर। अगर हम 10 की बात करें तो 10 में तुम्हें क्या करना है, r में से तुम्हें x कटा देना और x यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, क्योंकि जब आप 10 का ग्राफ बनाते हो तो वो π/2 को टच नहीं करता, ऐसे ही आगे की तरफ ऐसे बनता है, ऐसे करके। तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को टच नहीं करता, तो आपने क्या करा, निकाल दिया इसके अंदर। लेकिन अगर इनपुट आउटपुट की बात करूं तो ऊपर भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो पूरा का पूरा आर जो है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे रेंज कहलाएगा इस फंक्शन की। अब अगर हम कोट की बात करें तो कोट भी ऐसा ही होगा, r - x वेयर n पाई।
इसमें से n पाई को कम करना पड़ेगा। और रेंज अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा r। अगर आप सीकेंट बना रहे हो तो सीकेंट में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो जो डोमेन होगी वो r माइनस में x, जहां पे x ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होगा π/2 होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि cos 90 अगर मैं बात करूं 90 की तो वो 0 होता है। तो अगर मैं सीकेंट 90 की बात करूं तो डिफाइंड ही नहीं होता 1/0। तो इट मीन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या करने पड़ेंगे, r में से कम करने पड़ेंगे। और यहाँ पे n पाई कम करना पड़ेगा। n पाई का मतलब 1 पाई 2 पाई 0 0 पे 0 समझ लो, साइन 0 0 होता है। तो अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो r माइनस में x करना पड़ेगा, और जहां पे x क्या होगा n पाई होगा। कितना होगा, n पाई होगा। ऐसे कॉट में था, कॉट में इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखो कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन cot 0 डिफाइंड नहीं होता। और cot 0 अगर डिफाइन नहीं होगा तो इट मीन कि x इज इक्वल टू 0 इंटू पाई पे डिफाइन नहीं होगा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। तो क्या कम करेंगे r में से कम करेंगे क्या, x, वेयर x किसके इक्वल हो, n पाई के इक्वल हो। सीकेंट में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और कोसिकेंट के अंदर है n पाई। अगर हम बात करें रेंज की तो रेंज इनके बाहर होती है भाई, -1 से 1 के बाहर होती है, मतलब इससे ऊपर की तरफ ही होगी, नीचे नहीं होगी। तो r में से -1 से 1 -1 से 1 जो है वो निकालना है। तो ये अगर डोमेन और रेंज अगर आपको याद है तभी आप इनवर्स बना सकते हो, अदरवाइज इनवर्स नहीं बन पाएगा। अब हम इनवर्स बनाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, हमने सीखा कि इनवर्स फंक्शन में जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। तो डोमेन क्या होगी भाई इनवर्स फंक्शन की, साइन और कोस के लिए -1/2 से क्या होगी, -1 से 1 क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। रेंज पे हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यानी मैं इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो इनवर्स फंक्शन में मेरी जो डोमेन होगी वो -1 से 1 होगी, दोनों केस में। कौन कौन से दोनों केस में, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। अब हमें ये आगे वाला सेट निकालना है। हम पहले कह चुके हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन पुट करनी पड़ेगी इस r के ऊपर। ऐसा नहीं है पूरा r ले लें, पूरा r नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस के लिए, दोनों के लिए हम एक इंटरवल चूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज -π/2 से π/2। -π/2 से क्या लेते हैं हम, π/2 क्या लेते हैं भाई, -π/2 से π/2। हाँ, और सेम क्या लेंगे, सेम कोस में लेंगे, लेकिन कोस में ये नहीं लेंगे, कोस में क्या लेंगे 0 से पाई। क्यों, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है ना, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ तक का लेंगे। लेकिन साइन में क्या होता है, साइन में यहाँ से लेके यहाँ तक की पोर्शन जो है वो ग्राफ का उठाएंगे। तो ये -π/2 है और ये π/2 है। तो इसमें जो हम रेंज ले रहे हैं वो -π/2 से π/2 ले रहे हैं, लेकिन कोस वाले में जो रेंज ले रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 0 से पाई ले रहे हैं। क्योंकि इधर वाला सिस्टम लेने का कोई मतुक नहीं बनता कि मैं यहाँ से ले लूँ कि -π/2 से π/2, ये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि देखो ये डिफरेंट आउटपुट है, ये भी डिफरेंट इनपुट है, सॉरी डिफरेंट इनपुट है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट इनपुट मेरे पास सेम आउटपुट आएगी। और वो ये वाला पॉइंट, इधर वाले के लिए भी सेम आउटपुट और इधर वाले के लिए भी सेम आउटपुट, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे को यहाँ से क्या लेना पड़ रहा है, ये वाली चेन जो है वो लेनी पड़ रही है ग्राफ की। इज दैट क्लियर। तो इनवर्स फंक्शन में साइन और कोस की अगर डोमेन पूछेगा तुमसे तो तुम्हारा आंसर होगा -1 से 1। यानी आप ये कह सकते हो कि -1 से 1 के बीच में इनपुट उठाएंगे, और आउटपुट क्या होगी, -π/2 से π/2 साइन के लिए और 0 से पाई किसके लिए, कॉस के लिए। क्या इतनी मोटी मोटी बात समझ आई तुम लोगों को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम असली जो चीज है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो कहता है वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक का क्या मीनिंग होता है कि अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं आफ्टर 2 पाई।
हम जानते हैं 11 क्लास में पढ़ा था कि अगर यहाँ से एक चक्कर काटा तो 2 पाई के बाद वही वैल्यू आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं वो एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। सो दीज फंक्शन आर मैनी वन। मैनी वन का क्या मतलब हुआ, एक से ज्यादा जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट पे मैप करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैनी। मैनी का मतलब कई सारे, कहाँ पे, एक के ऊपर। जैसे ये देखो, मान लो 3 एक पे जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड मैनी वन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर नॉट वन वन, यही मैंने बताया था कि ये वन वन ही नहीं होता। एंड ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन और रेंज, यानी जो इसकी ओरिजिनल, जैसे मैं साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स की डोमेन क्या बताई थी अभी अभी थोड़ी देर पहले, आर, और रेंज क्या बताई थी मैंने, है रेंज क्या थी, -1 से 1। तो ये ओरिजिनल है, इसके ऊपर जो है वो ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी। सो देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इफ वी, एक सेकेंड, आगे वाला क्वेश्चन कहीं और है क्या, हाँ, कहते हैं अगर हम इसकी डोमेन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दें, जो मैं तुम्हें बोलता आ रहा हूं स्टार्टिंग से, अगर हम इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड रेंज, दोनों पे कुछ न कुछ कंडीशन लगा दे, देन देयर इनवर्स में एग्जिस्ट, तब उनका जो इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पहली बात तो ये इंटरचेंज होगी, इंटरचेंज होगी तो ये को डोमेन है वो डोमेन बन जाएगी, और डोमेन जो है वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। लेकिन ये रेंज काम की नहीं है, क्योंकि इस रेंज के ऊपर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैंने इस रेंज के ऊपर एक कंडीशन डाल दी कि तुम सिर्फ जो ग्राफ है उसका इतना हिस्सा ले लो, कहां से, -π/2 से π/2 तक। और जब तुम लोग इसको कंसीडर करोगे तब सारी प्रॉपर्टीज जो है वो 1 1 और ऑन टू की सारी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर सेटिस्फाई हो जाएगी इट मीन कि आप अब फिर क्या कर सकते हो, उसका जो ग्राफ है वो, उसका इनवर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यानी तुम्हें ये बात समझ आ गई कि हमें डोमेन को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ओरिजिनल नहीं ले सकते, कुछ कंडीशन जो है वो हमें इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। अब जो कंडीशन अप्लाई करोगे और जो तुम पहला फेस लोगे, पहला जो तुम इंटरवल लोगे, उस इंटरवल को एक नाम देंगे, जैसे प्राइमरी होता है पहले वाले के लिए, लेकिन यहां उसका नाम होगा प्रिंसिपल वैल्यू, जो तुमने स्टार्टिंग में पहली वैल्यू ली है। The range of trigonometry function become the domain of inverse trigonometry function and restricted domain of the trigonometry function become range or principal value। यानी जो मैंने अभी अभी कंसीडर करी थी -π/2 से π/2, वो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है। इसके आगे वाला इंटरवल भी तो वैलिड है इनवर्स डिफाइंड करने के लिए, उससे आगे वाला भी तो इंटरवल वैलिड है। इसमें क्या ऐड करा है इन्होंने, पाई ऐड करा है ना, तो इसमें 1 पाई ऐड करें तो आगे वाला बनेगा 5π/2। ऐसे ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये स्टार्टिंग के नहीं है, ये स्टार्टिंग वाले हैं। इट मीन ये क्या कहलाएंगे, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ, तो जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मान्या, प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ, वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। ब्रांच भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच भी बोल सकते हैं ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कहते हैं लेट अस कंसीडर करो एक फंक्शन r से r डिफाइंड f(x) इज इक्वल टू sin x। The domain of sin function is a set of all real number and range is -1 to 1, therefore it is a many one function। ये एक many one function है। If we restricted its domain to any one of the interval, अगर देखो मैंने अभी बताया ना,
ये भी इंटरवल होगा, इसके पहले वाला जो इंटरवल होगा वो होगा -3π/2 से -π/2। अगर हम उसकी डोमेन को काट दें टुकड़ों में, इंटरवल में डिवाइड कर दें, तो एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल, इन सभी के ऊपर वो फंक्शन जो है वो 1 1 on 2 होगा। देन इट बिकम 1 1 और on 2। सो एंड इन ईच केस द रेंज इज -1 से 1। Therefore, we can define the inverse of the sine function in each of these interval। आप इन सभी इंटरवल के लिए इनवर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हो। एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन ऊपर छोटा सा -1 और x। दिस इज कॉल्ड अ साइन इनवर्स फंक्शन। या फिर आप इसको इनवर्स के लिए ARC भी लगा सकते हो। कभी कभी बुक में तुम्हें आर्क साइन फंक्शन भी दिखेगा, इसका मीनिंग है कि वो इनवर्स साइन की बात कर रहे हैं। तो दिस साइन इनवर्स इज ए फंक्शन हुज डोमेन। देखो इसकी डोमेन और वही चीजें याद रखने का है, इसीलिए मैं ज्यादा इसको प्रेशराइज कर रहा हूँ, बार बार मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे माइंड के अंदर ये अच्छे से सेट हो जाए डोमेन और रेंज। तो जो डोमेन है वो -1 से 1 है और जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। कॉस इनवर्स का मैंने बताया था कहाँ है, 0 से 1, और स्टार्टिंग वाली डोमेन जो वो सेम है इस इंटरवल के अंदर। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग टू ईच सच इंटरवल वी गेट ए ब्रांच ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स। यानी हर इंटरवल के लिए आपको एक ब्रांच मिलेगी, वो तो हम देख चुके हैं। तो जो ब्रांच है, कौन सी ब्रांच, -π/2 से π/2। अब भाई पूरा कर्व था, पूरी नंबर लाइन के ऊपर इधर भी इनफाइनाइट में, इधर भी इनफाइनाइट में। तो जो स्टार्टिंग वाला जो हमने लिया, जो -π/2 से π/2 लिया, दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। एंड वैल्यू बिलोंग टू इट कॉल्ड अ प्रिंसिपल वैल्यू। यानी ये पूरा का पूरा कहलाएगा एक ब्रांच। कौन सी ब्रांच, स्टार्टिंग वाली, प्राइमरी ब्रांच, लेकिन प्राइमरी नाम नहीं है, प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे इसको। और जो इसके अंदर वैल्यू लाई करेगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। आई होप यहां तक की बातें क्लियर है। ठीक है जी। तो साइन इनवर्स फंक्शन में अगर मैं डोमेन और या फिर मैं साइन फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मेरा साइन फंक्शन ऐसे डिफाइंड होगा, साइन इनवर्स x -1 से 1, ये डोमेन है, और आउटपुट क्या रहेगी इसकी, -π/2 से π/2। क्या कोई डाउट है इसके अंदर? देखो जरा यहाँ पे, तो द फंक्शन साइन इनवर्स x whose domain is -1 to 1 and range is -π/2 से π/2, this is called a प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। डिफाइन कैसे होगा, साइन इनवर्स x, ये डोमेन हो गई -1 से 1, और ये क्या हो गई, रेंज हो गई। आई होप यहां तक जो है वो सारी चीजें तुम्हें समझ आ गई है। पैरेलल में हम कॉस को भी डिफाइन यहीं कर देते हैं। कॉस इनवर्स x -1 से 1 से कहां तक, 0 से पाई, 0 से पाई। तो इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कौन सी है, ये वाली। तो जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। आई होप की बातें जो है वो यहां तक समझ आ गई। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि हमने रेंज देख ली, डोमेन देख ली, कटिंग का पोर्शन देख लिया, लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा, ओरिजिनल ग्राफ से इनवर्स का ग्राफ कैसे आया, ये चीजें बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहला ग्राफ देखो तुम लोग। एक्चुअली में जो इनवर्स ग्राफ होता है वो मिरर ग्राफ होता है, किसका, ओरिजिनल का। लेकिन उसमें मिरर कौन सी लाइन बिहेव करती है, y इज इक्वल टू x वाली लाइन जो है वो मिरर का काम करती है। देखो कैसे, द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन 2 वेज। नंबर 1, बाय इंटरचेंजिंग x एंड y एक्सिस। कहता है या तो आप x और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दो, मतलब x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो, सच दैट कि अगर a, b पॉइंट है ऑन द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देन b, a बिकम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वही बात है, जब हमने इनवर्स रिलेशन डिफाइन करी थी तो हमने इनको चेंज कर दिया था, वही यहाँ बोल रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है मिरर इमेज।
यानी रिफ्लेक्शन किसके थ्रू, y इज इक्वल टू x वाली लाइन। यानी जो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये जितना दूर यहाँ ऐसे लाई करेगा उतना ही मिरर में भी दूसरी तरफ जो है वो लाई करेगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा दूर होना स्टार्ट हुआ है, तो इधर भी थोड़ा थोड़ा जो है वो दूर होना स्टार्ट हो गया। यहाँ देखो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो जितनी दूरी पे यहाँ से है उतनी ही दूरी पे इधर भी वो पॉइंट सेम है। यहाँ टच हुआ, थोड़ा थोड़ा इधर से दूर होना स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा थोड़ा नीचे वाले में भी दूरियां जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है वो यहाँ पे टोटली किसका काम कर रही है, मिरर लाइन का काम कर रही है। एक्चुअली में मिरर की तरह ये जो है वो बिहेव कर रही है। ठीक है, ये जो ग्राफ था ये ओरिजिनल ग्राफ था किसका, साइन एक्स का। तो बिल्कुल जो मिरर लाइन होगी उसमें ये बन जाएगा। और अगर हम साइन की बात करें इनवर्स में, तो वो यहां से हमने इसको काटा था, यहां से लेके यहां तक इसको काटेंगे, π/2 - π/2, तो इतना पोर्शन कट होगा। फिर ये आगे वाली प्रिंसिपल ब्रांच होगी यहां से लेके यहां तक, फिर ऐसे ही आगे वाली प्रिंसिपल ब्रांच, और नीचे यहां से लेके यहां तक की प्रिंसिपल ब्रांच, फिर यहां से लेके यहां तक की प्रिंसिपल ब्रांच। लेकिन जो स्टार्टिंग वाली है वो मेन प्रिंसिपल ब्रांच है, बाकी सारी ब्रांच है जिसपे जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या ये ग्राफ तुम लोगों को समझ आ गया? वेरी गुड। ये किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ था, ऐसे ही cos का, ऐसे ही tan का। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सभी चीजों के ग्राफ जो है वो 1 बाय 1 करके देखते हैं कि उनका इनवर्स जो है वो कैसे एग्जिस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डोमेन, प्रिंसिपल ब्रांच, ग्राफ, स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। तो सबसे पहला जो फंक्शन हमारा आता है वो आता है क्या, साइन इनवर्स। कौन सा फंक्शन आता है, साइन इनवर्स। देखो जब तक कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट कर लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ क्वेश्चन तुमको बिल्कुल हलवा लगेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी लग सकता है क्योंकि मैं डीप में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसान लगेंगे। तो दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फंक्शन है। -1 से 1 क्या है भैया, डोमेन है। और ये क्या है, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। ऐसे अदर पॉसिबल भी ब्रांच है, -3π/2 से -π/2, ऐसे ही आगे वाली। अब ये ग्राफ है, ग्राफ को करा यहां से काटा, दिस इज प्रिंसिपल ब्रांच। और ये इंटरचेंज करके आया कि आपने ऐसे चल रहा था, आपने उठा के ऐसे कर दिया, मतलब पलट दिया। और ये किससे बना के दिखा रहा है तुम लोगों को, मिरर इमेज से। यानी अगर यहाँ पॉइंट है, ये वो लाइन है, तो इस लाइन के इधर ऐसे दूर होना स्टार्ट हुआ। ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल ये था, ओरिजिनल ये इधर से पास जा रहा था, तो सेम डिस्टेंस से इधर से भी पास जाएगा ऐसे करके। और इधर ये आगे इधर की तरफ नीचे निकला, दूर होता गया होता गया होता गया, तो ऐसे ही ये भी ऊपर की तरफ दूर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो दिस इज द इनवर्स ग्राफ, ये हमारा इनवर्स ग्राफ है। मैं इसको दूसरे कलर से करूं क्या, ये जो ब्लू वन है ये क्या है, ये इनवर्स का ग्राफ है। और ये जो रेड दिख रहा है ये ओरिजिनल ग्राफ था, y इज इक्वल टू साइन एक्स। और ये क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आई होप कि तुम्हें साइन का ग्राफ जो है वो अच्छे से समझ आ गया। इसकी डोमेन और इसकी रेंज जो है वो तुम्हारे नस नस में सेट हो गई है, नहीं भूलोगे अब कभी, है? बता दो मेरे को, याद रह जाएगी डोमेन रेंज। Yes, sir. y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। -1 से 1 तो ये इसकी डोमेन हो गई। अगर मैं रेंज प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो 0 से पाई, और अदर की बात करें तो भाई 0 से पहले -π भी आता है, तो -π से 0, और पाई के बाद में पाई से 2π एक्सेट्रा बहुत सारी ब्रांचें होगी। ये वो ग्राफ है जब इन्होंने क्या करा, इंटरचेंज करा, किसको, x एक्सिस को और y एक्सिस को। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन अगर हम मिरर लाइन की बात करें तो इसको ध्यान से देख लेना। ओरिजिनल ग्राफ 1 से स्टार्ट होके भैया नीचे की तरफ आता है, π/2 की तरफ, राइट और रॉन्ग। तो यहां ध्यान से देखो, इस लाइन से जितना ये इधर दूर की तरफ है
ऐसे इस पॉइंट से इधर टच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नीचे से इसकी मिरर इमेज ये वाली है ये, और इधर ये दूर जाना स्टार्ट हुआ तो ये भी फिर इधर की तरफ इससे दूर जाना स्टार्ट हो गया। जैसे ये इधर जा रहा है ना, ये ऐसे करके, तो ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा ऐसे करके। तो यहाँ पे जो मैं रेड बना रहा हूं वो तो है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, तो इसकी जगह ये वाला पोर्शन आ गया, और ये भी ओरिजिनल है, तो इस ओरिजिनल की जगह ये ऊपर वाला ब्लू वाला पोर्शन जो है वो आ गया। इसकी हेल्प से, मिरर लाइन की हेल्प से, y इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास दो तरीके हैं ग्राफ बनाने के। कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तो इंटरचेंज कर देंगे, और दूसरा क्या करेंगे मान्या, दूसरा हम मिरर लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो आता है tan इनवर्स का। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। हमने डोमेन रेंज सब कुछ अच्छे से देखा था, फिर से रिवाइज करते हैं। दिस इज फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, और ये r क्या है? डोमेन है। मैं 1 मिनट में आता हूं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अरे ये अंगूठे वाला ये यही कर दिया करो ऐसे, ताकि मेरे को पता तो चल जाए है। मुझे पता है गर्मी है, पर इतनी गर्मी नहीं है कि तुम बोल भी ना सको है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ओरिजिनल फंक्शन है, ये भैया डोमेन है, और ये क्या है? ये हमारी रेंज है, जिसको हम बोलते हैं क्या? क्या? प्रिंसिपल वैल्यू, -π/2 से π/2। साइन और tan इनवर्स, साइन इनवर्स और tan इनवर्स, इन दोनों की रेंज सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ ओपन इंटरवल लिखना है तुम लोगों को, और उधर क्या लिखना है? उधर क्लोज्ड इंटरवल लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ इन दोनों पे वैल्यू देता है, लेकिन इसका ग्राफ टच ही नहीं करता π/2 को, दैट्स वाई। ये क्या है? ये हमारा इंटरचेंज कर दिया ना, तब आया है। क्यों? हम जानते हैं ये ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे π/2 को टच नहीं होता, ऊपर भी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करा है? यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया। अगर हम इंटरचेंज ना करें, अगर हमें वैसे बनाना हो, तो मैंने तुम्हें बताया था कि ग्राफ जो होगा 10 का, मान लो ये -π/2 है, ये पॉजिटिव π/2 है, तो ग्राफ जो है ना वो ऐसे जाता है, ऐसे करके, ऐसे, तो इसको टच नहीं करता। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ब्लैक वाला, ये ओरिजिनल ग्राफ है, ब्लैक। तो अगर ये मिरर लाइन है, तो इस लाइन के लिए जो इमेज आएगी वो ये आएगी, पिंक वाली लाइन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये ब्लैक वाला नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए जो मिरर से इमेज जो आएगी वो ये वाली पिंक लाइन आएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ? tan इनवर्स का ग्राफ। तो आप ऐसे बना सकते हो, ये मिरर लाइन से, और ये x और y कोऑर्डिनेट को चेंज करके। आई होप कि यहाँ तक जो बातें हैं वो क्लियर हो गई है। अच्छा, जो इसके बाद में आता है, क्या आता है इसके बाद में? सीकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, और हाँ, तो उनका अभी कर ले या उनका बाद में करें? एक बार क्वेश्चन कर लें, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा चीजें पजल ना हो। तो वो तीनों को हम एक बार होल्ड पे रखते हैं, सीकेंड इनवर्स और कॉसिकेंड इनवर्स और tan इनवर्स को। अब एक काम कर लेते हैं, अब हम थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। मुझे तुम डोमेन, रेंज और वो चीजें बताना। सबसे पहले तुम लोग मुझे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए बताओ। रिवीजन बहुत जरूरी होती है। मुझे सबसे पहले इसकी डोमेन बताओ। मान लो ये फंक्शन है f, तो कहाँ से कहाँ होगा? स्टार्ट कहाँ से होगा? -1 से 1, और कहाँ पे जाएगा? -π/2 से π/2। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। उसके बाद में मुझे बताओ कॉस इनवर्स के लिए।
0 से, वेरी गुड। अब मुझे तुम बताओ y इज इक्वल टू tan इनवर्स। r था ना यहाँ पे, तो हाँ r से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो दिस इज द रिवीजन। अब हम इसके क्वेश्चन बनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे कभी ना गड़बड़ कर देते हैं। वो नॉर्मल क्या करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि साइन इनवर्स x को आप 1/sin x लिख सकते हो। नहीं भाई, इन दोनों चीजों में फर्क है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें सिली मिस्टेक में अवॉइड करने। पहली बात, साइन इनवर्स y को आप ऐसे नहीं लिख सकते, यानी आप इनवर्स को ऐसे नहीं है कि होल पावर इनवर्स बना दो, नहीं, ये चीज गलत है, ये नहीं होता। और साइन इनवर्स y कभी भी बराबर नहीं होता साइन इनवर्स 1/y के, क्योंकि ये तो एंगल ही दोनों अलग अलग हो गए, तो ये कैसे इक्वल हो सकता है। साइन इनवर्स y जो है वो 1/sin y के इक्वल नहीं होता। These relation are also hold for other inverse trigonometry function, यानी cos के लिए भी, tan के लिए भी, secant के लिए भी, cosecant inverse के लिए, सभी के लिए होल्ड करती है। आप इनको इक्वल नहीं मान सकते। Whenever no branch of inverse trigonometry function is mentioned, जब आपको कोई भी ब्रांच मेंशन ना की जाए तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझ लेना है कि वो प्रिंसिपल ब्रांच की ही बात कर रहा है। उसी पे तुम लोगों को क्या करना है, काम करना है, उसी को अज्यूम करके। फिर अगर आपके पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, देन x एंड y आर द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। देखो ये तो एलिमेंट आता है डोमेन में से, और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसकी रेंज में आएगा, क्योंकि y यहाँ पे आउटपुट है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x रेस्पेक्टिवली। नंबर 4, इन द ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, then it cut the graph at many point which show that it is not a function. That's why we restricted the domain for the inverse trigonometry function. ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई नहीं, लेकिन वैसे मैंने तुम्हें समझा दिया था। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, y एक्स एक्सिस है। अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है ना, ऐसे बना लेते, बस अपने को काम चलाना है, ड्रॉ तो अच्छा करना चाहिए। हाँ ले, अब देखो, अगर मैं इसका इनवर्स बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज करूँगा। अब मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करूँ, याद करो फंक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट का नाम क्या है मान्या, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, अगर उस लाइन ने फंक्शन को एक से ज्यादा जगह काट दिया तो इट मीन कि वो फंक्शन ही नहीं है, वो फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि एक इनपुट के लिए बहुत सारी आउटपुट आ रही है। जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल में अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें ना तो दो जगह काटती है, तो सर्कल को आप ये नहीं कह सकते कि वो एक फंक्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉडुलस की, मॉडुलस में तो हमने पढ़ा था, याद करो, मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं, मॉडुलस के आगे तो लगा ही फंक्शन होता है। अगर इसमें अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो एक लाइन एक ही जगह काट रही है, तो इट मीन ये फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन है नहीं है। अगर मैं जितने भी क्वाड्रेटिक पैराबोला की बात करूं, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो ऊपर की तरफ होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, फंक्शन है। लेकिन अगर पैराबोला को इधर बना दें, अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट हमारे पास आ रही है। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो तुम लोगों को समझ आ गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम बेस्ड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले चलो पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। देखो नॉर्मल फंक्शन का तो तुम लोगों को पता ही है कि डोमेन रेंज क्या होती है, लेकिन अगर इस तरह से फंक्शन डिफाइंड कर दिया जाए तब डोमेन क्या होगी वो पता लगाना है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन है।
अब देखना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम्हें ये पता लगाना है कि इस x की रेंज क्या है, मतलब तुम इस x को क्या पुट कर सकते हो इसके अंदर, वही डोमेन होगी। व्हाट इज द रेंज ऑफ x हियर। तो करेंगे क्या, हम एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि इनवर्स हमेशा लाई करेगा किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। यहां तक कोई डाउट? लेकिन उससे पहले हम एक और चीज जानते हैं। ये तो मैंने लिख दिया रेंज के लिए, किसके लिए, रेंज के लिए। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि इनवर्स तो तभी डिफाइंड होगा जब इस एंगल की रेंज जो है वो किसके बीच में होनी चाहिए, मान्या -1 से 1 के बीच में। अगर ये पूरा का पूरा एंगल इसके बीच में रहेगा तभी मैं बोलूंगा कि वो क्या है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां से इसको ओपन कैसे करेंगे बताओ मेरे को। रूट आ गया, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करोगे ना तो यह 0 बन जाएगा। एक सेकंड, 0 कैसे बन जाएगा? लेकिन एक चीज और भी है, और वो क्या कि ये ना रूट फंक्शन है और रूट की वैल्यू हमेशा कभी भी लेस देन 0 नहीं आएगी, क्योंकि आप रियल नंबर पढ़ रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1 की जगह मान्या ग्रेटर देन 0। क्या कोई डाउट है यहां तक? अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो 0 स्क्वायरिंग करी तो x -1 और 1, x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। यानी x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, 1 से 2, यानी x कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से 2। मुझे बताओ कि अच्छे से समझ आया कि नहीं है क्वेश्चन। अगर किसी को कोई डाउट है, श्लोक, कुणाल, इसने तो कर रखा है, मान्या ने तो ये तो हाँ भर देगी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, फिर तब पता चले, बूझो तो जाने। f of x is equal to cos इनवर्स रूट 3x - 2। चलिए मुझे ये बताइए कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड यू हैव ओनली 1 मिनट। मैंने तुम्हारा टेस्ट भी चेक नहीं हुआ ना अभी तक, आज करेंगे। टू बाय थ्री से 1 2/3 से 1। चलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैंने अभी अभी रैंडमली बनाया क्वेश्चन। चलो तो हमें ये पता है कि इसको 0 से क्या लेंगे, हाँ 1 के बीच में लेंगे, क्योंकि कॉस भी जो है उसकी भी जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होती है। स्क्वायर करेंगे तो 3x - 1, अच्छा 2 था ना यहाँ पे, 2 और लेस देन 1 हो जाएगा। 2 ऐड कर देंगे दोनों तरफ तो ये 3 बन जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 से बड़ा और इक्वल और 1 से छोटा। बिल्कुल सही बोल रहे हो कुणाल, 2/3 से 1 हो जाएगा। अच्छा कुणाल, तुम्हारा क्या चल रहा है अभी स्कूल के अंदर है? गया नहीं, तो पता आज नहीं पता तो कल का बता दो। नहीं से हैं? एक सेकंड भेजा था कुछ नहीं काम आया तुम कल भी नहीं गए, ना, परसों भी नहीं गए, तो संडे नहीं था, उससे सैटरडे को आता नहीं गया। तब क्या करा रहे थे? नहीं सैटरडे नहीं गया था, सैटरडे तो वैसे छुट्टी होती है। तो फ्राइडे को फ्राइडे गया था, तब क्या करा रहे थे? नहीं ट्रिप्स वगैरह था।
लिमिट चल रहा है। मैट्रिक्स चल रहा है। अच्छा मैट्रिक्स चल रहा है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोग पता नहीं क्यों ऐसी गलतियां करते हो कि तुम ना स्टेप खाते हो। तो एक ना पैटर्न होता है क्वेश्चन को करने का, अगर आप उस पैटर्न को हमेशा पकड़ के रखोगे ना तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी और आप हर टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाओगे। जैसे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, सबसे पहला काम है कि वो किसी के इक्वल नहीं दिया हो तो उसको y के इक्वल मान लो। मान लिया मैंने y के इक्वल, उसके बाद में मैं साइन इनवर्स को अगर इधर लेके आऊं तो मैं इसको लिखूंगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2। मुझे सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ वो वैल्यू होगी जो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। तो मुझे ये बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूँ sin π/4। दोनों तरफ अगर कंपैरिजन करूं तो y की वैल्यू आ गई π/4, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो इसकी वैल्यू है वो π/4 है। लेकिन एक और भी चीज तो देखो ना कि ये जो चीज है ये एक जगह और आती है, और मुझे बताओ वो कहाँ आती है, वो कहाँ आती है, वो आती है 3π/4 पे। लेकिन क्या 3π/4 इसके बीच में लाई करता है? नहीं करता, इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। इसीलिए सिर्फ मैं एक वैल्यू को उठा रहा हूं π/4 जो कि बिलोंग करती है किसके बीच में, -π/2 से π/2 के। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन को जो है वो टैकल करना है। अब जैसे आगे वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम है कि आप इसको लेट करो। क्या लेट करें, y इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। उसके बाद क्या करना है भाई, साइन को इधर ले आओ तो इधर आके साइन y हो गया इज इक्वल टू -1/2। अब हमें एक बात पता है कि साइन में माइनस, पहले माइनस को छोड़ो, पहले 1/2 को लिख दो। तो 1/2 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, साइन π/, बोलो क्या लिखूं, π/6। क्या लिखा मैंने, π/6। कोई समस्या यहां तक? अब एक बात और है कि हमें एक प्रॉपर्टी का भी पता है। क्या प्रॉपर्टी, कि साइन -x जो होता है वो -x। हाँ इसके इक्वल होता है। तो यानी ये वाला जो माइनस है वो अंदर जा सकता है। तो साइन y इज इक्वल टू बन गया साइन -π/6। दोनों तरफ में साइन साइन बराबर है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/6, जो कि बिलोंग करेगी कहाँ, -π/2 से π/2। चलो एक काम करो, मुझे इसकी दूसरी वैल्यू और बता दो। एक तो -π/6 है, दूसरी वैल्यू क्या होगी, तो ये कहाँ नेगेटिव हो सकता है, क्या हम इसको पाई प्लस π/, हाँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई प्लस π/6, यानी दूसरी जो वैल्यू आ रही थी वो आएगी इसकी 7π/6, लेकिन वो मान्य नहीं होगी। द रीजन इज दैट कि वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू के अंडर नहीं आता। इसीलिए किसी को कोई समस्या है भाई यहां तक? कोई समस्या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी करवाऊं क्या, या हो जाएगा वो? कॉट वाला भी तो सिमिलर ही है, कॉट इनवर्स है -1/√3, y के इक्वल मानना है। कॉट को आपको इधर लेके आना है, तो कॉट y इज इक्वल टू -1/√3। कॉट की टर्म में 1/√3 कहाँ होता है, π/3 पे होता है। और जैसे साइन में अंदर जाता है, कॉट में भी ये अंदर चला जाता है नेगेटिव। तो आंसर क्या आया मान्य, माइनस का π/3। लेकिन माइनस का π/3 लाई नहीं करता, किस यहाँ लाई नहीं करता, तो और नेगेटिव कहाँ हो सकता है, पाई -π/3 पे नेगेटिव हो सकता है। यानी सेम चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ पाई -π/3, तो वो क्या देगा अपने को 2π/3। तो ये वैल्यू नहीं कंसिडर करनी, वो वाली करनी है। तो कौन सी वैल्यू आई y की, 2π/3, जो लाई कर रही है किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड क्या क्या बोलेंगे इसको,
क्या नाम था इसका, क्या नाम था इसका, प्रिंसिपल वैल्यू। और ये क्या है यहाँ है, 0 से पाए। 0 से पाई, तो कॉस किसके लिए बात कर रहे हैं हम, तो कॉट के लिए कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कॉट में 0 से पाई था, यू आर राइट, 0 से पाई था, 0 से पाई। 10 में चला गया मैं, दिमाग में 10 चल रहा था। 0 से पाई है कॉट के लिए, क्योंकि फंक्शन तो कॉट दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल ये क्या, ये फिर प्रिंसिपल वैल्यू, और ये क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच। तो फिर ये यहाँ भी गलत ही लिख दिया था, हमें तो लाई करवाना था 0 से पाई के बीच में ना, जो लाई नहीं कर रहा था, अदरवाइज -π/3 तो कर जाता ना, तो वहां वो थोड़े से पॉइंट जो है वो गलत लिखा गया। चलिए इसी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो आप क्या करोगे, लेट करोगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। क्या करना है, 10 को इधर ले आओ, तो tan y इज इक्वल टू -1 हो गया। 1 को क्या लिख सकते हो, 10π/4। अब π/4 जो है वो यहाँ लाई करेगा कि बिल्कुल नहीं करेगा, तो आपको इसकी दूसरी वैल्यू चाहिए। दूसरी वैल्यू लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव में ये भी लिख सकते हो आप इसको, ये भी, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो ये क्या बन रहा है 3π/4। तो जो यहाँ से y की वैल्यू आई वो आई 3π/4, जो आपकी बिलोंग करेगी किसके अंदर, हाँ ये क्या, ये प्रिंसिपल ब्रांच है क्या, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच है क्या, बिल्कुल नहीं है, यू आर राइट। एक और करते हैं तगड़ा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। चलिए एक बार रीड करें क्वेश्चन को, फिर मैं करवाता हूं। देखो बाहर वाला तो ओके है, साइन है, तो मेन पार्ट इनवर्स का ये है। तो सबसे पहला काम होगा लेट करना। क्या लेट करना मान्या, साइन इनवर्स -1/2 को y के इक्वल। साइन को आप उधर भेज दें तो हम इसको लिख पा रहे हैं साइन y इज इक्वल टू -1/2। 1/2 को क्या लिखेंगे, साइन π/6, और माइनस अंदर हम कंसिडर इसमें कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो -π/6 हो गया। कंपैरिजन करने पे y की वैल्यू आ गई -π/6, और जब हम y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आई एम गेटिंग π/3 -π/6, लेकिन वो माइनस माइनस प्लस π/6 हो जाएगा। हाँ, और तुम ध्यान से देखो यहाँ 6 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर ऐड 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। चलो अपने पास 2 मिनट और 2 मिनट में एक क्वेश्चन और निपटा दो, और वो तुम निपटा दो, ये लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5। कुणाल, एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने कर लिया है। बताओ कुणाल। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सही से, कहाँ हो तुम? हाँ बोलो। क्या पूछ रहा हूँ? आंसर पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 का ना? हाँ जी। ओके। तो अभी तुम करना स्टार्ट करोगे हाँ, मैं वॉशरूम गया हुआ। क्या? मैं वॉशरूम गया हुआ था, मुझे पता नहीं था।
अच्छा चलो फिर तुम एक काम करना, मेरे को इस क्वेश्चन को करके भेज देना तुम, ठीक है। इसका 2π/3 है ना। 2π/3 है इसका आंसर। और श्लोक तुम्हारा मेरा 2π/3 है। 2π/3 है, फिर ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और आई होप कि तुम लोग होमवर्क करके मुझे प्रॉपर टाइम पे भेज रहे हो। टेस्ट तो तुम लोगों ने कर लिया था, मान्या ने लेट भेजा था। तुम्हारे नंबर कहाँ कटे थे? मेरे को एक्सप्लेनेशन में काटा। तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में? अरे तुम एक क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, ये श्लोक क्या हो गया भाई? लाइक मुझे वो फैक्टराइजेशन भूल गया था। फैक्टराइजेशन भूल गए थे। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, मेरे को याद करवाना। या देख ली थी तुमने? हाँ मैंने देखी है। समझ आ गया?